हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्स। तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम ही दिखा रहे हो, अभी भी मैं देख रही हूँ। जो भी है, बात अठन्नी की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो मालूम नहीं तुम लोगों को कैसी लगी, लेकिन एक बात बता दूँ कि वो सब कुछ हो गया उसमें, क्वेश्चन एंड आंसर, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सब पूरा कंप्लीट। तो इवन आई थिंक उद्देश्य भी मैंने बता दिया है। सब कुछ तुम लोग कॉपी में, एक लॉन्ग सिंगल लाइन कॉपी में उसमें करोगे तुम लोग। और आज मैं, और हाँ, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे उसकी एक कहानी लिखने के लिए कहा था। आई होप यू हैव रिटन द स्टोरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट काकी, द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन ये है कि काकी शायद पूरी तरह से शुरू न कर पाऊँ। सिर्फ तुम लोगों को मैं लेखक का परिचय दूंगी और इसके साथ शॉर्ट में काकी कहानी बताऊंगी। तो इसी में शायद समय चला जाए, और मैं इसीलिए शुरू नहीं करना चाह रही हूँ कि आज शुरू करूँगी तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। हाँ, तो इसीलिए चलो देखते हैं। और या तो फिर करूँगी तो हाफ, इसके बाद तो फिर बहुत दिन बाद क्लास मिलेगा, और बीच में वो छुट्टियाँ पड़ रही हैं, 1 मई या फिर सैटरडे संडे। तो काकी जो लिखे हैं लेखक, वो हैं सिया राम शरण गुप्त। तो सिया राम शरण गुप्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों को। लेखक परिचय आता है। पहले मैं ये बता दूं, फिर बताती हूँ काकी कहानी किसके ऊपर आधारित है। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 में हुआ। तो इस वक्त तो मेरे पापा का भी जन्म नहीं हुआ था, तो तुम लोग तो बहुत पहले, बहुत ही और भी आदि ज़माने की ये कहानी लिखी गई है। इनका जन्म हुआ था। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में, ये तो याद रखना होगा। और किस सन में? 1895। अभी कौन सा सन चल रहा है वो तो तुम्हें मालूम है। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। अग्रज माने बड़े, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त से ये बड़े थे, राम शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में तुम लोग सुने होंगे, उन्हीं के ये बड़े भाई थे। राष्ट्र कवि माने नेशनल पोएट थे ये। प्रारंभिक शिक्षा माने जो शुरू में शिक्षा दी जाती, क्लास 1, 2, 3, 4, ये शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही, और एक चीज़ देखे होंगे, इस समय के कवि हैं, लेखक हैं, ये सब घर पर ही भाषाएं सीखते थे। तो इन्होंने भी घर पर ही गुजराती, अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा सीखी। इसके पहले बहुत सारी दूसरी भाषाएं थी जो लेखक सीखे थे, लेकिन ये सियाराम शरण गुप्त गुजराती, अंग्रेज़ी, हिंदी भाषा खाली सीखे थे, ये 3 भाषा। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। तो ये क्या है? विश्व प्रेम, ये पूरे विश्व से प्रेम करते थे, वर्ल्ड से। विश्व शांति, वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में पीस रहे। बिल्कुल भी अहिंसा नहीं चाहते थे, माने हिंसा नहीं चाहते थे, सॉरी। अहिंसा तो हिंसा का ऑपोजिट होगा। सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। प्रभावित माने इम्प्रेस्ड। तो आजीवन प्रभावित रहे किससे? ये 4 पॉइंट याद रखना है। वो है विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा। अहिंसा हिंसा का ऑपोजिट है, माने मार काट इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो नेचुरली ये आता है, ये जरूर गांधी जी के बड़े भक्त रहे होंगे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। तो ये भाषा डिफिकल्ट होने से भी इसे इजी करके मैं बता रही हूँ। इनके साहित्य में, माने ये जो कुछ भी लिखे लिटरेचर,
उसमें दरिद्रता, गरीबी, कुरीतियाँ जो ऑर्थोडॉक्स पना है कि ये करने से ये होगा, बलि चढ़ाना, सती प्रथा, ये सब कुरीतियाँ हैं। कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश, माने बहुत गुस्सा था इनको, ऐसी चीजें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गुप्त जी को दीर्घकालीन माने बहुत समय तक, गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। माने ये लिटरेचर लेकर पढ़े रहे, लिखते रहे ये, इसीलिए बहुत समय तक, सोचो इनका जन्म 1800 कब हुआ था, और ये 1962 में इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। सम्मानित माने ही वॉज ऑनर्ड बाय गिविंग सम प्राइज में भी, या सर्टिफिकेट जो भी है, इन्हें सम्मानित किया गया। ही वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। ये सुधाकर पदक भी एक प्राइज है जिसे देकर सम्मानित किया जाता है। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, हीरक जयंती जो है, सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। तो सरस्वती एक पत्रिका थी उस जमाने की, ठीक है, उसका हीरक जयंती मतलब डायमंड जुबली, ये बताना जरूरी है, नहीं से तुम लोग तो समझोगे ही नहीं। तो इस पत्रिका का जब डायमंड जुबली हुआ था, उस अवसर में इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ही वॉज ऑनर्ड उस पत्रिका में। एक बार और बता दूँ, जैसे कि हीरक जयंती, सरस्वती पत्रिका का डायमंड जुबली का जब ओकेजन होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा सभा होता है, लोगों को बुलाया जाता है, तो उस सभा में इन्हें सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत, कोई भी पुरस्कार देके। उसी प्रकार से एक बार इन्हें और पुरस्कृत किया गया, ये सुधाकर पदक देके। जैसे अभी पद्म श्री अवार्ड वगैरह होता है जो मिलता है, नोबेल पुरस्कार होता है, तो हमारे उस जमाने में ये सब पुरस्कार देकर जो लिटरेचर मतलब साहित्य के लेखक थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। 62 को इन्हें पुरस्कार मिला जिसका नाम सुधाकर पदक था, और इसके बाद 63 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, मतलब डेथ हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन सी कविताएं और कहानियां लिखी थी, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये है अनाथ आर्द्रा, तुम लोगों के पास अगर किताब है मिल जाएगी, नहीं तो मैं बोल रही हूँ, इसे ध्यान से सुनकर लिख लेना। दुर्वादल इनकी काव्य खंड, ठीक है। ये तीनों जो है ये कविता का खंड मीन्स टुकड़ा, कविता इसमें लिखी गई है। उसके बाद मानुषी कहानी संग्रह है, बहुत सारी कहानियाँ एक किताब में जिसका नाम मानुषी है उसमें लिखी गई हैं। पुण्य पर्व नाटक है। अनुरूपा तथा अमृत पुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठ सच निबंध है। निबंध मीन्स नॉवल संग्रह। उल्लेखनीय माने इन्होंने लिखा बहुत सारा है, बट ये सारे जितने भी नाम अभी अभी मैंने लिए ये सब बहुत ही लोकप्रिय हुए, माने लोग उनको पसंद किए इन सब कहानियों को। तुम्हें भी अगर मौका मिला, आई नो यू ऑल डोंट लाइक हिंदी टू रीड, लेकिन अगर एक बार पढ़ोगे तुम लोग तो तुम्हें देखोगे कितना अच्छा लगता है। यू हैव टू डेवलप दैट लाइकिंग कि कैसा लगता है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है, मतलब ही नेवर रोट। काकी कहानी जब तुम लोग देखोगे तो देखोगे अपने आप कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, सरल भाषा है और सहज, सरल भी इजी है, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, और व्यवहारिक मतलब बोलचाल की भाषा में ये कहानी को लिखते थे। काकी कहानी उसी प्रकार से लिखा है। इसके बाद अब मैं तुम्हें ये कहानी बहुत छोटे में तुम्हें बताना चाहूंगी क्या है। ये तो मैंने लेखक का परिचय दिया अभी। अब जो है कहानी जो शुरू करने जा रही हूँ वो है तुम्हारा, तुम लोग अपने बचपन से गुजरते हुए ही आज क्लास 9 में पढ़ रहे हो,
तो अगर तुम लोग छोटेपन की बात याद करो तो तुम लोग देखोगे उस वक्त तुम्हें कोई कुछ अगर कड़ी बात बोल दे बहुत दुख होता था। और फिर बड़े बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं एकदम भरपूर ब्रिम तक बिल्कुल होते हैं। तो ये जो संवेदनशील बच्चे हैं उनके सबसे निकट अगर कोई होता है वो होती है माँ। अब तुम लोगों से जब मैं क्लास में पूछती थी तो बहुत जन बोलते थे पापा, लेकिन पापा बोलने पर भी या डैडी बोलने पर जब मैं उनसे पूछती थी क्यों, क्योंकि वो गिफ्ट्स ला के देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तो ये कोई कारण नहीं हुआ कि तुम लोग माँ से ज़्यादा फादर को बोलोगे कि लाइक करते हैं। संवेदनशील होता है, तुम लोग उस समय जाओ, तुम्हारे फादर भी तुम्हारे लिए करते हैं, मैं नहीं बोल रही सिर्फ माँ करती है, लेकिन माँ जो है निस्वार्थ भाव से तुम्हें प्यार करती है। पिताजी स्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका अलग होता है। जैसे तुम लोग उसे महसूस करोगे जब तुम लोग बीमार पड़ते हो तो कितना केयर करते हैं, केयरिंग फादर ऑल्सो डज। लेकिन फादर चूंकि कामों में व्यस्त रहते हैं, तुम लोग ज़्यादातर अपनी माओ के इमोशंस के साथ ज़रूर तुम्हारा दिल का कनेक्शन रहता है, विशेष करके बचपन में। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, जैसे कि अभी तो मैं तुमसे पूछ नहीं पा रही हूँ आमने सामने, कुछ ये भी कहते हैं नहीं मिस ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करती है, हमें नहीं। नहीं, कभी नहीं। वो ये होता है कि माँओं को हर छोटे बच्चे बहुत प्रिय होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम लोग सोचो ना, तुम लोग जब छोटे थे तो क्या माएँ तुम्हें नेग्लेक्ट की? कभी भी नहीं। तो एक माँ कितनी ज़रूरी चीज़ है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। यू थिंक, अपने दिल पे हाथ रखकर एक बार सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या की पास्ट और क्या कर रही है। तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि माँ के जितना तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि इस कहानी में जो मैं बताऊंगी तुम लोगों को, तुम्हें बड़ा दुख होगा ये सुनकर कि इस छोटे से बच्चे की माँ का देहांत हो जाता है, जब उसे ये भी नहीं पता रहता है कि ये मृत्यु चीज़ है क्या। तुम लोग भी जब बहुत छोटे थे उस समय का याद करो, तुम्हें क्या मालूम था कि डेथ किसे कहते हैं, फर्स्ट डेथ व्हेन यू सॉ। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को खुद अनुभव करनी होगी, खुद सोचना होगा। ज़्यादा जितना सोचोगे साहित्य उतना ज़्यादा समझ में आएगा, लिटरेचर उतना ज़्यादा समझ में आएगा, कहानी उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये छोटा सा बालक जो रहता है, एक दिन जब सुबह उठता है नींद से तो देखता है उसकी काकी को। और एक चीज़ है हिंदुओं में, आई डोंट नो अबाउट मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, बट हिंदू फैमिली में क्या होता है ये मैं बता सकती हूँ। वो लोग, क्योंकि मैंने भी डेथ देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं डेथ के बाद, मान लो मनुष्य का डेथ बिस्तर पर होता है तो उसे उतार कर ज़मीन में कर देते हैं, भूमि पर। तो इसका बायोलॉजिकल रीज़न अलग है और साइंटिफिक रीज़न, लेकिन ये हमारे समाज में होता है कि मरने के बाद बोलते हैं कि सोल को, आत्मा को ज़मीन पे रखने से, मतलब आत्मा तो निकल चुकी है इसलिए शरीर को क्या करना चाहिए, ज़मीन पर रखना चाहिए, बिस्तर पर नहीं। तो यहाँ पर काकी को जब अचानक एक दिन सुबह नींद से उठता है ये छोटा सा बालक, तो देखता है सब लोग उसे ज़मीन पर सुला के रखे हैं, ठीक है। भूमि शयन लिखा है एक वर्ड, भूमि मतलब ज़मीन, शयन मीन सो रही है, उसकी काकी ज़मीन पर सो रही है एक कंबल पर, और उन्हें कपड़ा भी उड़ा दिया गया है। तो वो समझ नहीं पाता कि क्या, किस लिए काकी नीचे ज़मीन पर क्यों है। मनुष्य कहाँ सोएगा, बिस्तर पर सोएगा, तो भूमि पर क्यों उनको लिटाया गया है। तो इसके बाद वो देखता है कि जो लोग हैं काकी को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं, और वो फिर चिल्ला चिल्ला रोना शुरू करता है कि तुम लोग मेरी काकी को कहाँ उठाए ले जा रहे हो। देखो एक बात मैं बताना चाहूँगी, और कि बच्चे भले न समझे कुछ चीज़ें, तुम लोग अपने ऊपर भी आजमा सकते हो, लेकिन उनका जो इंटेलिजेंसी है वो उन्हें नॉक करता है कि क्या गलत है क्या सही है, कुछ तो गड़बड़ है इस टाइप का। तो यहाँ भी जब छोटा सा बालक देखता है उसकी काकी
नीचे सोई है, तब उसको खटकता है कि क्यों नीचे सुला के रखा है। उसके बाद जब उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं तब भी वो सोचता है कि अरे कहाँ उठाकर ले जा रहे हैं काकी को। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में जो चलती हैं उसी को लेकर कहानी की शुरुआत होती है। अब उसे तो पता नहीं रहता है कि काकी की मृत्यु हो गई है और लोग उसे कहना भी नहीं चाहते। जब वो लोगों से पूछता है, जो वहाँ पे गुरुजन, मतलब जो उससे बड़े रहते हैं, बड़े मतलब पापा चाचा जो भी है, ताऊ मेंशन नहीं किया है, यहाँ गुरुजन करके लिखा है। गुरुजन यानी कि जो बड़े हैं। तो उनसे जब वो पूछता है कि मेरी काकी को कहाँ लिए जा रहे हैं, तो वो लोग इसे झूठ बोलते हैं तुम्हारी काकी नहीं। उसके बाद जब पूछता है तो बोलते हैं कि काकी तुम्हारे मामा के यहाँ गई है। तुम्हारे मामा के यहाँ माने अपने मायके। तो इसे सेटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं है, क्योंकि ये देखता है काकी आ तो नहीं रही है वापस, और मन में मैंने कहा ना उसे खटकता रहता है कि ज़रूर कुछ बात है, कोई बात है जो ये लोग छिपा रहे हैं। फिर एक दिन उसके दोस्त जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी काकी मामा के यहाँ नहीं, राम के पास गई है। राम, बच्चे समझते हैं, कहानियाँ सुनते हैं अपने घर वालों से कि राम क्या है, ईश्वर है, तो भगवान है। राम, हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेने से, चाहे अल्लाह का नाम ले या जीसस का ले या राम का ले, हम लोग ऊपर देखते हैं, ऐसे ऊपर ही हेवन है, और हम जानते हैं कि ईश्वर मतलब ऊपर हेवन में, स्वर्ग में। तो राम क्या गई है, वो कभी वापस तुम्हारे पास नहीं आएंगी। इस बात पर ये जो लड़का रहता है, इसका नाम श्यामू रहता है, छोटा सा बालक, वो और काकी नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो अपनी माँ को काकी बोलकर बुलाता है। बहुत सी भाषाओं में काकी यानी कि माँ को काकी कहा जाता है, तो इसीलिए वो अपनी माँ को काकी कहता है। तो काकी राम के यहाँ गई है और कभी वापस नहीं आएंगी सोचकर वो पूरा अंदर से वो दुखी हो जाता है। रोते रोते उसके आंसू सूख जाते हैं। एक जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें लिखा हुआ है जैसे कि बारिश होने के बाद ऊपर की ज़मीन भले सूख जाए लेकिन अंदर उसका गीलापन रहता है। ये तुम लोग अगर अपने घर में प्लांट लगाए हो तो देखना, जब खोदे होगे मिट्टी, ऊपर की मिट्टी सूखी रहती लेकिन अंदर क्या रहता है, गीलापन। तो ये लेखक ने यूज़ किया है समझाने के लिए कि बालक भी रोते रोते, रोना क्या है, ऊपर का गीलापन है उसका, रोते रोते आंसू तो सूख जाते हैं लेकिन मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर जो दुख रहता है वो गीला रहता है। उसी प्रकार से जैसे बारिश के बाद मिट्टी अंदर की क्या रहती है, गीली रहती है। वो एक दिन बैठा रहता है तो देखता है आसमान में क्या उड़ रहा है, पतंग, काइट्स। तो वो पतंग देखकर अचानक बहुत प्रसन्न होता है। एक बालक की मनोभावनाओं को किस प्रकार से लेखक एक्सप्रेस कर रहे हैं, सोचो। वो जब देखता है कि पतंग उड़ रहा है तो वो सोचता है, अरे ये इस पतंग के जरिए तो मैं अपनी काकी को नीचे उतार कर ला सकूंगा। कहाँ से, राम के यहाँ से। एक बच्चे का एम्प्टीनेस, खालीपन, कि उसकी माँ नहीं है, सूनापन जिसको बोल सकते हो तुम लोग, वो एम्प्टीनेस वो कैसे पूरी करना चाह रहा है अपनी माँ को वापस बुलाकर। वो कोई भी उसे फील नहीं कर सकता है कि किस प्रकार से आज मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने भी अपनी माँ को क्या किया, खो दिया है। आई डोंट हैव माई मदर। जिस दिन मेरी माँ को उठाकर, वो तो छोटा सा बालक था, उठाकर जब ले जा रहे थे तो हम लोगों में नियम है, उनके पैर, तुम लोगों में भी है, मैंने देखा है, नमस्कार करते हैं। तो मैं वो पाँव पकड़ कर ही रोना शुरू कर दी कि मुझे ऐसा लगा कि अब लास्ट क्रियाक्रम के बाद मैं ये पैर तो कभी छू नहीं पाऊंगी माँ के। तो आज भी वो खालीपन कोई नहीं भर सकता बच्चों, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये तो छोटा सा बालक था, उसी समय अपनी माँ को खो दिया था। तो वो सोचता है कि चलो स्वर्ग से अपनी माँ को मैं किसके जरिए उतार कर ले आऊँगा, पतंग के जरिए। और इसी पर आधारित कहानी है। छोटा सा बालक ये नहीं समझता है कि जन्म और मृत्यु क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डेथ, कभी इंसान मरने के बाद वापस नहीं आ सकता है। इसी को लेकर कहानी जो है पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमती है। मतलब बच्चों के मनोवैज्ञानिक भाव को यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक मीन साइकोलॉजी को लेखक जो है यहाँ कहानी के जरिए
तुम तक पहुंचाने की कोशिश की है। बीच में एक और कैरेक्टर आता है, उसका वो रहता है एक दासी का पुत्र, मतलब जो सर्वेंट काम करती है, वो थोड़ा इससे बुद्धिमान रहता है। बुद्धिमान यानी कि वो उसे थोड़ा समझ ज़्यादा रहती है। तो वो एक बार कहता है कि काकी इतनी पतली डोर से कैसे पकड़ कर नीचे उतरेगी, बट वो भी बच्चा रहता है और वो भी समझता है, वो भी नहीं समझ पाता है कि पतंग या तो पतली डोर हो या मोटी रस्सी हो, किसी से भी कोई भी नहीं उतर पाएगा, और एक बार जिसकी डेथ हो जाती है वो वापस नहीं आता है। तो एनीवे, नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगी तुम लोगों से, हाँ, तब मैं तुम लोगों को बताऊंगी, कहानी पढ़ पढ़ के समझाऊंगी, एक एक वर्ड समझाऊंगी। कुछ कुछ वर्ड्स भले इनकी भाषाएं सिया रामचरण गुप्त जो लेखक हैं उनके जो कहानी सरल सहज मैंने कहा है, बट दे आर वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं और समझने के लिए बहुत सी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास जब काकी शुरू करूँगी, स्टार्ट करूँगी, एक एक लाइन पढ़ूंगी और समझाऊंगी वर्ड के साथ। उस वक्त तुम लोग और भी अच्छी तरह कहानी पढ़ समझ पाओगे। एंड आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो घर में, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू।